नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। मैं हूं अश्विनी मिश्र। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का इंदौर में हुआ समापन। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा, प्रवासी भारतीय न केवल हमारे विस्तारित परिवार के सदस्य हैं, बल्कि उनका भारत की तरक्की में अहम योगदान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किए। ये पुरस्कार शिक्षा, कला, संस्कृति, सामुदायिक कल्याण, मेडिसिन और राजनीति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रवासियों को दिया गया। प्रवासी भारतीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली को भी राजनीति के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति ने प्रवासियों से 21वीं सदी के बनते भारत के विकास में बढ़ चढ़कर साझेदारी करने का आह्वान किया। गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी से राष्ट्रपति ने द्विपक्षीय मुलाकात की। इन मुलाकातों में दोनों ही देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के अवसर पर गुयाना के राष्ट्रपति और सूरीनाम के राष्ट्रपति आमंत्रित अतिथि थे। सम्मेलन के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सभी अतिथियों का अभिनंदन किया। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रवासियों से अपनी जड़ों से जुड़े रहने और पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की दिशा में भारत के प्रयासों को बताया। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और वैश्विक पटल पर एक प्रभावी भूमिका निभाने वाले बदले भारत की कहानी लोगों के सामने रखी। उत्तराखंड के जोशीमठ में भू धसाव प्रभावित क्षेत्रों में अजीब सी वीरानगी छाई है। मकानों पर लाल निशान और पीड़ित परिवारों से के घर और सामान समेटे हुए लोगों के चेहरे पर आंसू हैं और लोगों को राहत शिविरों में विस्थापित किया जा रहा है। जोशीमठ में प्रशासन ने असुरक्षित भवनों पर लाल निशान लगा दिए हैं। लाल निशान लगाने वाले भवनों से लोगों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। प्रभावित परिवारों के जहन में जीवन भर की पूंजी, चल अचल संपत्ति के जमींदोज होने का दर्द साफ दिख रहा। उत्तराखंड सरकार का कहना है कि जोशीमठ के लोगों को अस्थायी रूप से बसने के लिए 3 जगहों का चयन किया गया है। सभी स्टेक होल्डर से बात की जा रही है और इस पर तेजी से काम किया जा रहा है। जोशीमठ में होटलों को गिराने की शुरुआत स्टेप बाय स्टेप शुरू हुई। जो इमारतें डेंजर जोन में थीं, उनको भी IIT रुड़की से केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान के नेतृत्व में तोड़ा जाएगा। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट की मंगलवार का उन्होंने जोशीमठ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आर्मी कैंप सहित नगर क्षेत्र के सुनील वार्ड, JP कॉलोनी, नरसिंह मंदिर, गांधीनगर में क्षतिग्रस्त भवनों का निरीक्षण किया। अजय भट्ट प्रभावित लोगों से मिले। अजय भट्ट ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार प्रभावित लोगों के साथ है। प्रभावित लोगों की हर तरीके से मदद की जा रही है। जिन लोगों के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना प्राथमिकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक टीम भी भूगर्भीय हलचल प्रभावित जोशीमठ के दौरे पर है। इससे पहले जल शक्ति मंत्रालय की एक टीम भूधसाव प्रभावित क्षेत्र का जायजा ले चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के लाल किले पर बहुप्रतीक्षित लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किया। जय हिंद शीर्षक से इस नए अवतार वाले लाइट एंड साउंड शो में 17वीं शताब्दी से लेकर आज तक के भारत की इतिहास, वीरता पर नाटकीय प्रस्तुति की जाती है। उत्तर भारत इन दिनों शीतलहर की चपेट में है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है। आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। उत्तर भारत में बर्फीली हवाओं के साथ कोहरे की दोहरी मार है। भटिंडा और आगरा समेत कई शहरों में 0 विजिबिलिटी दर्ज की गई। खराब मौसम के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात पर बुरा असर पड़ा है। दिल्ली में ठंड का प्रकोप जारी है। ठंड से ठिठुरती दिल्ली को आने वाले कुछ दिनों में राहत मिल सकती है। सर्दी के सितम के चलते स्कूलों में शीतकालीन अवकाश की अवधि बढ़ा दी गई है। सुबह उपग्रह से ली गई तस्वीर में पंजाब से लेकर बिहार तक घने कोहरे की परत देखी गई। उत्तर राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा देखा गया। घने कोहरे के कारण रेल, सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है। कई रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय से कई घंटे की देरी से चल रही हैं। दिल्ली आने वाली तकरीबन 40 से ज्यादा रेलगाड़ियां प्रभावित हुई हैं। देश के विधायी मंडलों के पीठासीन अधिकारियों का अखिल भारतीय सम्मेलन बुधवार से राजस्थान विधानसभा में होगा। लोकसभा सचिवालय के अनुसार इस आयोजन का शुभारंभ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में होने वाले समारोह को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी संबोधित करेंगे। बुधवार से राजस्थान में शुरू हो रहे 2 दिवसीय विधानसभा अध्यक्षों के सम्मेलन से पूर्व विधानमंडलों के सचिवों का 5वां सम्मेलन शुरू हुआ। सम्मेलन में देश भर के विभिन्न विधानसभाओं के सचिव कार्यक्रम में हिस्सा लिए। विधानमंडलों के सचिवों के सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह ने कहा कि देश की विधानसभाओं को डिजिटल माध्यम से अधिक जोड़ा जाए, इसके प्रयास जारी हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 5 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम को मंजूरी दी है। स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए भाजपा के 3 उम्मीदवारों में जयपाल सिंह, अरुण पाठक और देवेंद्र प्रताप सिंह के नाम की घोषणा की गई है। 2 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के उम्मीदवार में वेणु रंजन भदौरिया शामिल हैं, जो कानपुर उन्नाव शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए पार्टी के उम्मीदवार होंगे। झांसी प्रयागराज निर्वाचन क्षेत्र के लिए बाबूलाल तिवारी उम्मीदवार होंगे। उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर दुनिया के रिवर क्रूज के नक्शे पर आ गया है। पहली ट्रिप में कोलकाता से 36 स्विस मेहमानों को लेकर चला भारत में बना आलीशान रिवर शिप गंगा विलास वाराणसी पहुंच गया है। घने कोहरे के चलते 3 दिन देर से क्रूज पहुंचा है। क्रूज ने वाराणसी के घाट पर लंगर डाल दिया है। ये जलयान सुंदरबन डेल्टा और काजीरंगा नेशनल पार्क जैसे राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों से होकर गुजरेगा। सभी तरह की आधुनिक सुख सुविधाओं से ये क्रूज पूरी तरह सुसज्जित है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि आगामी राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 12 जनवरी से कर्नाटक के हुबली में आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। कर्नाटक के हुबली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा सम्मेलन की तैयारियों पर केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की सचिव ने बताया कि 5 दिवसीय युवा सम्मेलन में देश भर के 7,500 से ज्यादा युवक हिस्सा लेंगे। जामनगर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग किए गए विमान के सभी यात्रियों को उसी फ्लाइट से गोवा भेजा गया। बम की खबर के बाद मॉस्को से गोवा आ रहे एक चार्टर्ड विमान को सोमवार रात में गुजरात के जामनगर में आपात लैंडिंग कराई गई थी। बेंगलुरु में आउटर रिंग रोड पर नागवारा के पास निर्माणाधीन मेट्रो का पिलर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। 2 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को निकट के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कर्नाटक में बेंगलुरु पूर्व के डीसीपी ने बताया कि मेट्रो पिलर गिरने से बाइक पर सवार 2 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि मामले की जांच के लिए एफएसएल और अन्य विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई है ताकि कारणों का पता लगाया जा सके। उत्तर प्रदेश के मथुरा में मान टोल प्लाजा पर सुबह कोहरे के समय एक सड़क हादसे में 6 विदेशी सैलानी घायल हो गए। ये घटना पर्यटकों की गाड़ी के टैंकर से टकराने से हुई। बिहार के कटिहार जिले में भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। कोढ़ा थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप के निकट NH81 पर एक अनियंत्रित ट्रक और ऑटो के आमने सामने की टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई। असम के लखीमपुर जिला प्रशासन ने जिले के पाभो आरक्षित वन में लगभग 500 हेक्टेयर वन भूमि को खाली करने के लिए बड़े पैमाने पर निष्कासन अभियान शुरू किया है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक 6 साल का बच्चा बोरवेल में गिर गया। बच्चे को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई। बचाव कार्य जारी है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से 4 धाम की यात्रा के लिए निकली एक स्लीपर बस कल ओडिशा के पुरी में हादसे का शिकार हो गई। अच्छी बात यह रही कि सभी यात्री सुरक्षित हैं, लेकिन बस में रखा उनका सामान जल गया। आर्मर्ड कॉर्प्स सेंटर एंड स्कूल अहमदनगर में अग्निपथ स्कीम के तहत चयनित युवाओं की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। यह प्रशिक्षण अग्निवीरों के लिए गहन परिदृश्य आधारित व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा। मेघालय दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स जिले में केंद्रीय मत्स्य पशुपालन डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन और विभिन्न विभागों के प्रमुख कार्यक्रमों की समीक्षा की। नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन परिसर में सर्वभाषा कवि सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। आयोजन में 28 राज्यों के कवि शामिल हुए, जिन्होंने 22 भाषाओं में कविता पाठ किया। सम्मेलन का उद्देश्य भाषाओं को जोड़ने के अलावा कवि और लेखकों के बीच तालमेल को बढ़ावा देना है। देश में पिछले 24 घंटे में 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए। देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना की संख्या में कमी आई है। देश भर में पिछले एक दिन में कोरोना के संक्रमण के 121 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 172 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हुए हैं।
इसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.8% हो गया है। देश भर में कोरोना के संक्रमण की वर्तमान दर 0.11% और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 0.07% दर्ज की गई है। फिलहाल देश भर में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की कुल संख्या 2319 है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश भर में अब तक 220 करोड़ 14 लाख से अधिक कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। देश में पिछले एक दिन में 172 मरीजों ने कोरोना को मात देकर स्वास्थ्य हासिल किया। आईसीआईसीआई बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और दीपक कोचर को मुंबई की बायकुला जेल से रिहा कर दिया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कल चंदा कोचर और दीपक कोचर को न्यायिक हिरासत से रिहा करने की अनुमति दी थी। श्रद्धा हत्या मामले में मुख्य आरोपी की न्यायिक हिरासत एक बार फिर बढ़ा दी गई है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आफ्ताब पूनावाला की न्यायिक हिरासत अगले 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। जोशीमठ में हो रहे भूस्खलन को लेकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 16 जनवरी को सुनवाई करेगा। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के वकील सीजीआई के सामने याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग कर रहे थे। कलकत्ता हाईकोर्ट में तृणमूल समर्थित वकीलों के एक समूह ने जस्टिस मंथा को लेकर हंगामा मचाया। वकीलों ने कहा कि उन्होंने न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा के समक्ष कार्यवाही में भाग नहीं लेने का फैसला किया है। नौकरी की मांग पर विरोध प्रदर्शन के लिए पुलिस से अनुमति नहीं मिलने के बाद 10 शिक्षक संगठनों ने एक बार फिर कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की मांग को स्वीकार कर लिया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 632 अंक की गिरावट के साथ 60,115 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी भी 183 अंकों की गिरावट के साथ 17,918 पर बंद हुआ। मंगलवार को सोना 367 रुपए की तेजी के साथ 55,874 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा। चांदी 399 रुपए की गिरावट के साथ 68,501 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर रही। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया मंगलवार को 57 पैसे की तेजी के साथ 81 रुपए 78 पैसे प्रति डॉलर पर बंद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.46% गिरकर 79.28 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने बिहार और झारखंड में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए पटना में अपना क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है। बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने क्षेत्रीय कार्यालय की शुरुआत पर कहा कि किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान का बुनियादी मकसद उद्यमियों को समर्थन एवं वित्त मुहैया कराना होता है। कोयला खदानों की इस महीने होने वाली नीलामी के छठे चरण में ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में 132 कोयला खदानों की नीलामी की जाएगी। गूगल ने प्ले स्टोर पर स्टैंड अलोन स्विच एक्सेस ऐप जारी किया है, जो मूल रूप से एंड्रॉइड एक्सेसिबिलिटी सूट का हिस्सा था। तकनीकी दिग्गज गूगल ने अपने ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर गूगल डॉक्स में एक नया फीचर शुरू किया है, जो उपयोगकर्ता को नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स को देखने की अनुमति देगा। ऑटो एक्सपो 11 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक ग्रेटर नोएडा के एक्सपो सेंटर में आयोजित होगा। 75 से ज्यादा नए वाहन लॉन्च किए जाएंगे। देसी विदेशी कंपनियां अपनी नई गाड़ियों को इसमें जनता के सामने पेश करेंगी। वित्त वर्ष 2022-2023 के दौरान घरेलू फार्मा बाजार में 7.7% का इजाफा हुआ है। जीएसके फार्मा का एंटीबायोटिक ब्रांड ऑगमेंटिन कैलेंडर वर्ष में 27% की वृद्धि के साथ इस वर्ष देश में सबसे अधिक बिकने वाली दवा के रूप में उभरा। चीन कोरोना के हाल से बेहाल है। चीन में कोरोना का शिकार अधिकतर बुजुर्ग लोग हो रहे हैं। दक्षिण कोरिया में चीनी दूतावास ने दक्षिण कोरियाई लोगों के लिए शॉर्ट टर्म वीजा देने पर रोक लगा दी है। माना जा रहा है कि चीन ने कोविड को लेकर चीनी यात्रियों पर प्रतिबंध जारी करने के जवाब में यह किया है। दक्षिण कोरिया में मौजूद चीन के दूतावास के एक बयान में कहा गया है कि जब दक्षिण कोरिया चीनी नागरिकों के खिलाफ भेदभावपूर्ण प्रतिबंधों को हटा लेगा तो दूतावास उसके बाद अपनी नीतियों पर विचार करेगा। ब्राजील में काफी मशक्कत के बाद हिंसा पर काबू पाया गया है। हिंसा में शामिल करीब 1500 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 39 बसों को भी जब्त कर लिया गया है, जिनमें करीब 4000 प्रदर्शनकारी भीड़ के रूप में शामिल हुए थे। राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने कड़ी कार्रवाई का आदेश देते हुए कहा है कि ये एक तख्ता पलट की कोशिश थी।
ब्राजील में हजारों की संख्या में लोकतंत्र समर्थकों ने राष्ट्रपति लूला के समर्थन में रैलियां निकाली और पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को जेल भेजने की मांग की। कुछ प्रदर्शनकारियों ने लोकतांत्रिक इतिहास का इसे काला दिन करार दिया। पेरू में प्रदर्शनकारियों ने पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कास्टिलो की रिहाई और जल्द चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर जूलियाका हवाई अड्डे पर धावा बोल दिया। लोगों के सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शनों में दक्षिण पेरू में लगभग 17 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई महिलाएं भी शामिल हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान में पिछले साल आई विनाशकारी बाढ़ से उबरने और पुनर्निर्माण के प्रयासों के लिए अतिरिक्त रूप से $10 करोड़ देने की घोषणा की है। इस भयावह बाढ़ की चपेट में आने से 1739 लोगों की मौत हो गई थी। साल 2023 में हज के लिए जाने वाले यात्रियों के लिए सऊदी अरब ने संख्या सीमा को खत्म करने की घोषणा की है। सऊदी ने आयु सीमा को भी हटा दिया है, यानी अब कोरोना से पहले की तरह हज यात्रा जारी रहेगी। भारत ने पहले वनडे मुकाबले में श्रीलंका को 67 रन से मात देते हुए सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रीलंका के कप्तान ने नाबाद शतक की पारी खेली, वहीं उमरान मलिक ने 3 विकेट हासिल किए। श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे में विराट कोहली ने शतक लगाने में सफलता पाई। कोहली के करियर का ये 45वां एक दिवसीय शतक रहा। आईसीसी ने दिसंबर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार की घोषणा की है। पुरुष वर्ग में इंग्लैंड के युवा बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने बाबर आजम और ट्रेविस हेड को पीछे छोड़ते हुए खिताब अपने नाम किया है। महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की एशली गार्डनर ने वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड अपने नाम किया है। उन्होंने भारत में खेली गई T20 सीरीज में 57.50 के औसत से 115 रन बनाए। ओडिशा में होने वाले हॉकी विश्व कप को लेकर देश के साथ साथ ओडिशा राज्य के लोगों में जबरदस्त उत्साह है। भुवनेश्वर में पूरी तरह से हॉकी विश्व कप के रंग में भुवनेश्वर रंग गया है। मलेशिया ओपन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु कल अपना पहला मैच खेलेंगी। टखने की चोट से उबरकर वापसी कर रही सिंधु के सामने कैरोलिना मारिन के साथ मुकाबला होगा। किदाम्बी श्रीकांत को अपने पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा है। राउंड ऑफ 32 में किदाम्बी को जापान के निशिमोटो ने 21-19, 21-14 से शिकस्त दी। भारत की आकर्षी कश्यप को महिला एकल में हार का सामना करना पड़ा। आकर्षी को चीनी ताइपे खिलाड़ी ने 21-10, 21-8 से मात दी। साइना नेहवाल भी मलेशिया ओपन के पहले दौर में हारकर बाहर हो गई हैं। साइना को चीन की हान यू ने 21-12, 17-21, 21-12 से मात दी। वेल्स के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी गैरेथ बेल ने सोमवार को संन्यास का ऐलान किया। महज 33 साल की उम्र में उन्होंने क्लब और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास का ऐलान किया है। फ्रांस के गोलकीपर और कप्तान ह्यूगो लोरिस ने 36 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। उनकी कप्तानी में ही कतर विश्व कप में फ्रांस ने फाइनल तक का सफर तय किया था। रॉबर्टो मार्टिनेज को पुर्तगाल का नया फुटबॉल कोच नियुक्त किया गया है। वो फर्नांडो सांतोस की जगह लेंगे। मार्टिनेज ने विश्व कप के बाद बेल्जियम के कोच के पद से इस्तीफा दे दिया था। एस्टन विला ने रियल बेटिस को एलेक्स मोरेनो को 13.2 मिलियन पाउंड में साइन करने पर सहमति जताई है। 29 वर्षीय स्पेनियार्ड विला ने बॉस उनाई एमरी का क्लब पहले साइन किया था। इंग्लिश क्लब साउथहैम्पटन ने विश्व विजेता अर्जेंटीना के मिडफील्डर कार्लोस अल्कारेज के साथ करार किया है। साउथहैम्पटन ने अल्कारेज को रेसिंग क्लब के साथ अपने साथ जोड़ा है। ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी एम्मा राडुकानु को उम्मीद है कि वे अगले हफ्ते शुरू होने वाले ऑस्ट्रेलियाई ओपन के लिए फिट हो जाएंगी। राडुकानु को पिछले हफ्ते ऑकलैंड क्लासिक में एक मैच के दौरान चोट लग गई थी। शाहरुख खान की फिल्म पठान रिलीज होने से पहले काफी चर्चा में बनी हुई है। पठान की रिलीज से 15 दिन पहले शाहरुख और दीपिका की इस मोस्ट अवेटेड फिल्म का ट्रेलर फैंस के लिए शेयर किया गया। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने ऑस्कर के लिए 301 फीचर फिल्मों की सूची जारी की है, जिनमें RRR, गंगूबाई काठियावाड़ी, द कश्मीर फाइल्स और कांतारा जैसी भारतीय फिल्में शामिल हैं। अनिल कपूर और आदित्य कपूर की द नाइट मैनेजर का फर्स्ट लुक जारी किया गया है। द नाइट मैनेजर OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। फिल्म शहजादा से प्रोड्यूसर बने कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 2 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से लोगों के दिलों पर राज कर चुके हैं। कार्तिक बतौर प्रोड्यूसर अपनी फिल्म लाने की तैयारी में जुटे हैं।
बॉलीवुड के चर्चित निर्माता निर्देशक इम्तियाज अली इन दिनों अपनी फिल्म चमकीला को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। ये फिल्म पंजाबी सिंगर अमर सिंह की चमकीला की बायोपिक फिल्म होगी। इसमें सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म बड़े मियां छोटे मियां में टाइगर श्रॉफ के अपोजिट नजर आएंगी अभिनेत्री अलाया एफ। मेकर्स ने फिल्म में टाइगर की गर्लफ्रेंड का किरदार निभाने के लिए अभिनेत्री अलाया एफ को साइन किया है। हाल ही में फिल्म विक्रम वेधा में नजर आए बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन मंगलवार को अपना 49वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी खास दिन पर अभिनेता ने अपने सोशल मीडिया पर एक खास नोट भी साझा किया है। बॉलीवुड अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना की आने वाली फिल्म मिशन मजनू का ट्रेलर रिलीज हो गया है। यह फिल्म 20 जनवरी को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। गुरु रंधावा और शहनाज गिल का पहला म्यूजिक वीडियो मून राइज रिलीज हुआ है। इस गाने को गुरु रंधावा ने लिखा और कंपोज किया है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने एक हार्ट पेशेंट लड़की के इलाज के लिए 15 लाख रुपए डोनेट किए हैं। रितेश देशमुख की मराठी फिल्म वेड ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फिल्म ने 11 दिनों में 35.77 करोड़ रुपए की कमाई की है। यू सीरीज इस फरवरी में अपने चौथे सीजन के साथ लौट रही है। 9 फरवरी को चौथे सीजन का पहला पार्ट OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगा। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।